democracy. Now first we'll be starting about universal adult franchisee. We have read about the gradual evolution of democracy. The right to vote was not given to all the people in the past. Only propertied people and males had the right to vote. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आज जो आप 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपका एक वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड बनता है जिसके कारण आप वोट डालने जा सकते हैं। वो एक समय पहले हर एक व्यक्ति को वो राइट नहीं दिया गया था, यानी कि वोट डालने का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास पहले नहीं होता था। सिर्फ ऐसे लोग जो कि बहुत पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, एंड इवन द मेल्स ओनली, महिलाएं तो उसमें शामिल ही नहीं थी, इन लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। द सफ्रेगेट मूवमेंट इन द 19th and the 20th century ensured that women also got the right to vote. However, in India, all citizens above the age of 18, irrespective of the caste, creed, religion or gender, are given the right to vote. तो एक मूवमेंट चलाया गया इसके लिए जिसको सफ्रेगेट मूवमेंट कहा जाता है 19वीं और 20वीं सदी के अंदर, और इसके बाद महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला। यानी कि अब तक सिर्फ बड़े लोग, पैसे वाले लोग, रसूखदार लोग ही वोट डाल सकते थे और मेल्स ही डाल सकते थे। अब सब चीज़ें चेंज हो गई और महिलाओं को भी अधिकार मिला वोट डालने का। और आज की बात करें तो भारत के अंदर अभी 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति है वो बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार रखता है, और इसी अधिकार को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का नाम दिया गया है। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि आप वोट डालने का जो अधिकार प्राप्त है आपको, वो इसी के अंतर्गत आता है। इन इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वन मैन वन वोट। भारत के अंदर ये एक व्यक्ति एक वोट के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है एक इलेक्शन के अंदर। अब इलेक्शन के बारे में देखेंगे। इन इंडिया इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड एवरी 5 years। अब पार्लियामेंट के लिए, यानी कि जो हमारे MPs चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा में बैठते हैं वो, और जो MLAs होते हैं जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, MLA कहा जाता है जिनको, जो कि स्टेट में लोअर हाउस होता है, इनके इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये इलेक्शन जो है वो एकदम अच्छे माहौल में, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के हों, यानी कि निष्पक्ष तरीके से हों, इसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। इट इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच वॉज सेट अप इन 1950। और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी नहीं है। ये फ्रीली, बिना किसी दबाव के, यानी कि किसी भी व्यक्ति, नेता या किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आता है ये इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अगर ये किसी के अंडर में आता हो तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, और इसका काम है चुनाव करवाना, और वो भी निष्पक्ष तरीके से। इसलिए इसको एक फ्री बॉडी रखा गया है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। द इलेक्शन कमीशन इज़ अ 3-member बॉडी हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं मेनली, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ही और शी इज असिस्टेड बाय द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो मेन जो इसके होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनका 2 मेंबर और होते हैं जिनको 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कहा जाता है। ऑल 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये सब जो होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट्स ऑफ द इलेक्शन, द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट्स को बताता है कि कौन सी तारीख से इलेक्शन होंगे, और कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इस इलेक्शन के दौरान वो, और इलेक्शन के रिजल्ट को भी घोषित करने का काम, डिक्लेयर करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। एट द एंड ऑफ द इलेक्शंस द कमीशन सबमिट्स अ लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। और जब इलेक्शन पूरा हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, जो जीत जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर आगे देता है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट बिफोर द इलेक्शन टेक्स प्लेस। इलेक्शन होने से पहले एक वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। द वोटर्स लिस्ट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल द पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट। तो जो भी लोग वोट डालना चाहते हैं या जो वोट डालने के लायक हैं, इनके 18 और उससे ज़्यादा उम्र के लोग, उनका नाम उस वोटिंग लिस्ट में होता है।
जिन लोगों का नाम उस वोटिंग लिस्ट में नहीं होता है वो लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि आप सीधा जाके वोट डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम जो है वो एनलिस्ट करना पड़ेगा वोटिंग लिस्ट के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर। द कमीशन then issues the electoral photo identity card to all the eligible voters who are required to carry it when they go to cast their vote। तो एक कार्ड आपको इशू किया जाता है, कार्ड जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और ये वोटर्स को दिया जाता है जो कि एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए। और जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको वो अपना आईडी कार्ड जो है साथ में लेकर जाना होता है। Voting in India is done through a secret ballot. This means that the vote cast by each voter is kept confidential. भारत के अंदर जो वोटिंग की जाती है उस मेथड को कहा जाता है सीक्रेट बैलेट मेथड, और इसका मतलब है कि भारत के अंदर जब आप वोट डालने जाते हो तो आपने किसको वोट डाला ये जानकारी सिर्फ आपको होती है, किसी और को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भारत एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, इस कारण से इसके अलग अलग पार्ट्स बना दिए जाते हैं। जैसे समझिए कि भारत है, भारत का पार्ट जो ऐसे ऐसे टुकड़े इसके कर दिए जाते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जनरली हैव द सेम नंबर ऑफ वोटर्स एंड वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उनके अंदर वोटर्स की संख्या लगभग सेम होती है और वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से एक ही मेंबर चुना जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एट बोथ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लेवल। इलेक्शंस जो होते हैं वो सेंटर यानी कि केंद्र सरकार जो बनती है उसके लिए भी होते हैं, और स्टेट लेवल यानी कि राज्य के चुनाव भी होते हैं राज्य सरकार बनाने के लिए, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, और लेजिस्लेचर यानी कि जो एमएलए चुने जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके लिए इलेक्शन होते हैं स्टेट के अंदर। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट में चुने जाते हैं जो लोग उनको एमएलएज कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म रहता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लोग पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं उनको कहा जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है उसके दो हाउसेज होते हैं, एक होती है लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, एक होता है अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं वोट डालकर। की बात करते हैं। द इलेक्टोरल प्रोसेस बिगिंस एज सून एज द इलेक्शन कमीशन बिगिंस कॉल है, कॉल ले लो प्लीज। अनाउंसेस द डेट्स फॉर इलेक्शंस। तो जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है उसके साथ ही इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। To contest an election for either the Legislative Assembly or the Lok Sabha, the person must be 25 years of age or above। तो अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि 25 साल तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इलेक्शन लड़ने के लिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी पार्टीज़ रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टीज़ जो होती हैं इनको अपने आप को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर ही ये लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसे ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना एक एक कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतारते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। Some candidates don't belong to any political party. They are called independent candidates. अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, उनको निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है हिंदी में। निर्दलीय मतलब वो किसी भी दल के नहीं होते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। वंस द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड दे फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स। जब कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिए जाते हैं कि भाई बीजेपी से यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बंदा लड़ेगा, कांग्रेस से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बंदा लड़ेगा, तो फिर नॉमिनेशन पेपर्स जो होते हैं वो उनको सबमिट करने होते हैं भरकर। द नॉमिनेशन पेपर्स आर देन स्क्रूटनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। फिर ये जो पेपर्स होते हैं, जो नॉमिनेशन पेपर, इनकी पूरी छानबीन की जाती है, प्रॉपर्ली इसको स्टडी किया जाता है कि इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो सब सही है कि नहीं। और इसके बाद
इनके नॉमिनेशन पेपर्स या तो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं या रिजेक्ट करें। अगर इनके द्वारा दी गई जानकारी, यानी कि ये जो फॉर्म भरा जाता है इसमें इनको बहुत सारी जानकारी देनी पड़ती है अपने बारे में, अगर वो सारी जानकारी सही हो तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो इलेक्शन लड़ने के लिए सब कुछ उसमें सही हो तो एक्सेप्ट किया जाता है, वरना इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। Each political party has an election manifesto which tells voters about its programs and policies. The political parties begin campaigning for elections after the final list of candidates are announced. अब बात करते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो की, यानी कि हर एक पार्टी जो है उनका एक मुद्दा होता है, यानी कि वो अगर वो जीत जाती है पार्टी तो वो क्या क्या करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी रैलीज करती है, बहुत लोगों को इकट्ठा करके। जैसे कि अभी रिसेंट बंगाल चुनाव हुए थे, बंगाल चुनाव के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, इवन नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, बड़े बड़े नेताओं ने जाके रैलीज की और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो यानी कि लोगों को बताया कि हम लोग अगर जीत जाते हैं तो हम क्या क्या करेंगे, हमारी पॉलिसीज़ क्या क्या रहेंगी आपके लिए। ये सब चीज़ें वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि भाई हम जीत गए तो हम ये करेंगे, हम जीत गए तो हम ये करेंगे, तो ऐसी चीज़ें वो बताते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना कैंपेन तब शुरू करती हैं जब उनकी फाइनल लिस्ट बन जाती है, यानी कि उनका जो लिस्ट है तैयार हो जाती है, कहाँ से कौन लड़ने वाला है, उसके बाद वो लोग अपना कैंपेनिंग शुरू करते हैं, यानी कि प्रचार शुरू करते हैं। कैंपेनिंग स्टॉप्स 48 आवर्स बिफोर पोलिंग टेक्स प्लेस। और ये जो कैंपेनिंग है यानी कि जो प्रचार है वो इलेक्शन होने से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, 48 घंटे पहले इसको स्टॉप कर दिया जाता है। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्टोरल सिंबल्स का यूज़ करती हैं। इलेक्टोरल सिंबल का मतलब होता है चुनाव चिन्ह। जैसे आप जानते हैं कि हाथ जो है वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और कमल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। तो हर एक पार्टी जो है वो इलेक्टोरल जो इनका सिंबल्स रहते हैं उसको चूज़ करती हैं। अब हम बात करेंगे ईवीएम्स के बारे में, क्योंकि अब तक जो चुनाव पहले होते थे वो होते थे हम लोग हाथ से जाकर एक पर्ची के ऊपर स्टैंप लगाकर एक बैलेट बॉक्स में डालते थे, इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट मेथड कहा जाता था। लेकिन आजकल जो वोटिंग का जो एक नया सिस्टम शुरू हुआ है दैट इज़ ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसके ऊपर हर एक कैंडिडेट का जो नाम होता है वो लिखा होता है। जैसे आप नंबर देख रहे हैं 1 से 10 तक, और वहाँ पर सामने नंबर के सामने उसका नाम होता है कैंडिडेट का और उसके सामने उसका चुनाव चिन्ह होता है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने चुनाव चिन्ह को देख के वोट दे सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कैंडिडेट का नाम भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप उस बटन को दबा दोगे तो वो उसके सामने वाले बटन को दबा दोगे तो आपका वोट उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चला जाएगा। Electronic voting machines are used to record votes. The names of candidates and party symbols are shown on the voting machines. The voters just have to press the button against the name of the candidate of their choice. जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से मशीन के सामने जो है सिंबल होता है, नाम होता है कैंडिडेट का और नंबर लिखा होता है। आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं उस बटन को दबा दीजिए और सीधा आपका वोट वहाँ चला गया। ये मशीन जब वोट पूरे हो जाते हैं, वोटिंग पूरी हो जाती है तो इस मशीन को सील कर दिया जाता है प्रॉपरली, ताकि इससे कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके। Political parties form the basis of the electoral process in a democracy as they compete with one another for citizens' votes. A political party is an organization that has a common ideology and aims to form the government. In India, we follow the multi-party system. Under this system, a number of parties with varying political ideologies can run for elections. तो political parties जो होती हैं वो election process का एक पार्ट होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस में कम्पीट करती हैं, यानी कि आपस में लड़ती हैं मतलब इलेक्शन लड़ती हैं, कंपटीशन करती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स का वोट पा सकें। और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एम और आइडियोलॉजी एक होती है। यानी कि अगर हम बात करें बीजेपी तो उसके सब नेता जो है वो एक पहले प्लान बनाएंगे कि हम अगर पार्टी, हमें मैनिफेस्टो में क्या क्या बोलना है, कि हमें पब्लिक के लिए हम क्या क्या करेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पूरी पार्टी जो है वो एक ही आइडियोलॉजी पे काम करती है अगर वो सरकार बना देती है। तो भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ हैं, आपको पता है, और पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग पार्टीज़ अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थ्रू आउट द कंट्री आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़। जो पार्टीज़ पूरे देश के अंदर इलेक्शन लड़ती हैं उनको नेशनल पार्टीज़ कहा जाता है। इसके लिए क्राइटेरिया होता है जो कि बहुत सारी बुक्स के अंदर डिफरेंटली दिया गया है। ऐसी पार्टी जिसको लगभग 4 स्टेट्स के अंदर कम से कम उसने इलेक्शन लड़ा होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन लड़ चुकी हो और उसको लगभग कुछ 4-5% से ज़्यादा वोट मिले हों उन चारों स्टेट्स के अंदर, तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। और अगर वो 4 से कम स्टेट्स के अंदर इलेक्शन लड़ती है
तो उसको हम रीजनल पार्टी कहते हैं। तो भारत में अगर नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम INC कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI कहते हैं जिसको हम, तो ये सब जो हैं ये हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में रीजनल पार्टीज़ की बात करें जो कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इनकी ज़्यादा जगहों पर इलेक्शन ना लड़के, वो पर्टिकुलर एक, जैसे कि पंजाब के अंदर आप जानते हैं शिरोमणि अकाली दल कहा जाता है, तो अकाली दल जो है वो सिर्फ पंजाब से इलेक्शन लड़ती है, ठीक है, तो वो एक रीजनल पार्टी है। तो इसके नाम अगर देखें आप तो ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्रा कज़खाम, द्राविड़ मुनेत्रा कज़खाम, तो ये कुछ पार्टीज़ के नाम जो आप देख रहे हैं, ये सब पार्टीज़ वो हैं जो कि रीजनल हैं, सिर्फ एक रीजन के अंदर ही सीमित हैं। द पार्टी दैट गेट्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड इज़ नोन एज द रूलिंग पार्टी। अब जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस पार्टी को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत मिले, वो पार्टी सरकार बनाती है और उसको हम रूलिंग पार्टी भी कहते हैं। दूसरी पार्टी जो होती है उनको माइनॉरिटी कहा जाता है, और वो मिलकर दूसरी पार्टी यानी कि जितनी हारी हुई पार्टियां हैं जो सरकार नहीं बना पा रही हैं, वो सब मिलकर ऑपोजिशन पार्टी बनाती हैं, यानी कि दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन, और रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करने का काम करते हैं वो। द ऑपोजिशंस कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय क्वेश्चनिंग इट्स पॉलिसीज एंड द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जो अपोजिशन होता है उसका रोल भी जितना रूलिंग पार्टी का रोल है उतना ही अहम, उससे भी ज़्यादा अहम हमारे अपोजिशन पार्टी का रहता है रोल, क्योंकि अपोजिशन पार्टी एक नज़र रखती है रूलिंग पार्टी के काम के ऊपर कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है, और उससे क्वेश्चन पूछती हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, पॉलिसीज़ के बारे में। कोalition गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब भारत की जो लोकसभा है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर 545 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 545। और ये जो मेंबर्स हैं, इतनी सीट्स जो हैं वो चुनी जाती हैं 5 साल के लिए, और सरकार बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 51% मेजोरिटी चाहिए, यानी कि इसका आधे से एक ज़्यादा। हम क्या, जैसे आपकी क्लास के अंदर 100 अगर बच्चे हैं तो अगर मॉनिटर बनाने के लिए वोटिंग की जाए तो जिसको वोट 50 से ज़्यादा यानी कि 51 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो वैसे ही आधे से ज़्यादा वोट, तो 545 में से जिसको 51% वोट्स मिलते हैं वो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी या फिर हम रूलिंग पार्टी के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, सरकार वो बनाती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो एक पार्टी है वो इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, एक पर्टिकुलर एक पार्टी, यानी कि कोई भी पार्टी, टोटल पार्टी जो है उनमें से एक भी पार्टी को वो नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, यानी कि 51% को एक भी पार्टी क्रॉस नहीं कर पाई, तो क्या होता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर भी सरकार बना सकती हैं, जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कोलिशन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक पार्टी को 51% वोट्स मिल गए तो वो पार्टी सीधा सीधा जीत गई और वो सरकार बनाएगी, जैसे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी अगर वोट नहीं उसको इतने मिल पाते हैं कि वो 51% सीट्स जीत ले और सरकार बना सके पूर्ण रूप से, तो वो फिर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर फिर वो 51% के आंकड़े को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके टोटल मिला के 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर अपने सीट्स को, अपनी वोटों को टोटल करें, तो अगर वो 51% से ऊपर पहुंच जाते हैं तो दोनों तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं। इसको कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर 2009 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कोलिशन हुआ था कुछ पार्टीज़ का, जैसे कि इसको कहा जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ थी जिन्होंने मिलकर 2009 में सरकार बनाई थी। So a coalition government requires a lot of cooperation between the allies in order to ensure the stability of the government. अब इसमें आपको पता है कि अगर ज़्यादा लोग, अब यहाँ पर 3 लोग इसमें अगर शामिल हैं तो तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो सरकार अच्छे से चलेगी। अगर एक का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा नहीं हुआ, यानी कि तीनों को सहमत रहना पड़ेगा प्रॉपर सरकार को चलाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार गिर सकती है। So that's all for the chapter.